हेलो दोस्तों, रावल सिंह ओनली स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 11th फिजिक्स चैप्टर वेक्टर। उसका टॉपिक रहेगा आपका सेकंड। मैंने फर्स्ट टॉपिक में वेक्टर चैप्टर चालू कर दिया था, तो आज उसकी सेकंड क्लासेज है। हमने फर्स्ट क्लास में दो सदिशों के सदिश का परिणामी एवं डायरेक्शन निकाल ली है। उन्हीं के बेस पर आज हम निकालेंगे उनकी इंपोर्टेंट विशेष स्थिति। यदि थीटा बराबर हम 90 लें तो कितना मान आएगा, यदि थीटा बराबर हम 0 लेंगे तो कितना मान आएगा। तो उनकी हम बेस पर देखते हैं। उनकी विशेष स्थिति 2 पॉइंट की अलग अलग विस्तृति होंगी। तो पोजीशन देखेंगे, इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले जो मैंने दो सदिशों के परिणामी का मैग्नीट्यूड निकाला था, यानी आर निकाला था उनका रिजल्टेंट, तो कितना आया था, वो आया था ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा, ये आया था। आर बराबर में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये था उनका दो सदिशों के सदिश का परिणामी ज्ञात करना, ये रिजल्ट आया था। ओके, अब इसके रिजल्ट के बेस पर हम ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, विशेष स्थिति। सबसे पहले आपकी रहेगा थीटा बराबर 0 रखने पर, थीटा बराबर 0 रखने पर, तो हम थीटा बराबर 0 रखेंगे इसमें, तो क्या इस पर इफेक्ट पड़ेगा, देखते जाइए। सबसे पहले आर बराबर में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। ओके, तो आर बराबर में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, 2b या ab कैसे भी चेंज कर लो। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, कितनी होती है 1, तो 1 का गुणा इससे कराएंगे, तो आर बराबर में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ जाएगा। आर बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अंडर रूट में ओनली जैसे हमने थीटा बराबर 0 रखा था, तो इसमें से cos थीटा खत्म हो गया है, त्रिकोणमिति का फलन खत्म हो गया है। ओनली रिजल्ट क्या आया है, आर बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अंडर रूट में। यहाँ तक क्लियर। अब हम रखते हैं एक और स्थिति, थीटा बराबर 90 रखने पर, देखते जाइए 90 डिग्री के एंगल पर इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखते जाइए। वही मैग्नीट्यूड आर बराबर में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 19। तो cos 19 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0, ठीक है, और sin 90 की वैल्यू होती है 1। तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab इंटू cos 90 की वैल्यू 0। आर बराबर में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस नहीं आएगा, ये यहाँ से यहाँ तक खत्म हो जाएगा, 2ab इंटू 0 कराएंगे, जो 0 से 0 टकराएगा, यानी जिसका गुणा 0 से होगा तो वो 0 ही बना देगा उस संख्या को, चाहे कितनी भी वो बड़ी संख्या हो या कितनी भी छोटी संख्या हो, 0 से गुणा होगा तो 0 ही बन जाएगी वो संख्या। इसलिए अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। यदि हम अंडर रूट इससे हटाएं तो आर स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, दोनों तरफ से अंडर रूट खत्म करें तो आर बराबर में क्या आ जाएगा, ए प्लस का बी, ये आ गया सेकंड रिजल्ट। फर्स्ट रिजल्ट क्या था, आर इक्वल में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, और सेकंड रिजल्ट क्या है, आर बराबर में ए प्लस बी, ठीक है। अब हम रखते हैं तीसरी स्थिति पर, देखते हैं थीटा बराबर 180, थीटा बराबर 180 रखने पर, थीटा बराबर क्या रखेंगे हम, 180। ओके, तो देखते जाइए थीटा बराबर 180 पर क्या इफेक्ट पड़ता है इसमें। तो आर बराबर में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 180। तो मैं 180 रख रहा हूँ यहाँ पर। आपको पता होगा cos 80 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1 होता है। यदि आपको इन वैल्यू की वैल्यू पता होगी, यानी cos 180 का मान पता होगा, तभी आप इसको हल कर पाएंगे। तो आर बराबर में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab और माइनस का इसमें गुणा हो जाएगा, -1 का इसमें गुणा हो जाएगा। तो -1 का जैसे ही इसमें गुणा होगा तो इसकी स्थिति चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का 2ab आ जाएगा अंडर रूट में। यहाँ तक क्लियर। ये होता है आर बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में 2ab अंडर रूट में। तो हमने साइन जो हमारा क्या था, cos 0 की वैल्यू पर देख लिया हमने, और cos 90 की वैल्यू पर देख लिया, और cos 180 की वैल्यू पर हमने देख लिया।
तो ये इसकी निकली विशेष स्थिति। तो ये था दो सदिशों के परिणामी ज्ञात करना, जो हमने सूत्र में रखे वैल्यू cos 180 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू। अब हम निकालेंगे दो सदिशों की डायरेक्शन ज्ञात करना। जो मैंने डायरेक्शन का फॉर्मूला निकाला था, इससे लास्ट में यानी इससे फर्स्ट क्लास है आपकी दो सदिशों के परिणाम ज्ञात करना और उसकी दिशा निकालना, और टाइप्स ऑफ वेक्टर मैंने क्लियर कराए थे, 3 टॉपिक क्लियर कराए थे। इससे पहले की क्लास में 1 घंटे की क्लास है, वो 1 या पौने घंटे की क्लास है, उसे अटेंड करें तब ये समझ में आ पाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, तो मैं उसको निकालता हूँ। जो परिणामी सदिश की दिशा निकाली थी मैंने, उसका फॉर्मूला क्या निकल करके आया था, तो उसका फॉर्मूला ये निकल करके आया था tan थीटा बराबर में b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा। ये आया था इसका फॉर्मूला। ओके, यदि हम ओनली थीटा की वैल्यू ज्ञात करें तो tan इनवर्स में पहुंच जाएगा। तो थीटा बराबर में tan इनवर्स कैपिटल कोष्टक b sin थीटा अपॉन में क्या है a b cos थीटा। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे और उसके मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन निकालते जाएंगे। जैसे हमने रखा cos 180 की वैल्यू और cos 0 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू, ऐसे ही हम इसमें पुट करेंगे, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। तो आपको इन तीनों को नोट कर लेना है कॉपी में या स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लें। अब मैं इसके बारे में बताऊंगा tan थीटा के बारे में, b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा। ठीक है, देखते जाइए। तो यहाँ पे आगे देखिए, अब ध्यान से देखो, मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया था। मैंने फॉर्मूला लिखाया था थीटा बराबर में tan इनवर्स कैपिटल कोष्टक b sin थीटा अपॉन में a b cos थीटा, a b cos थीटा। ये था उसकी दिशा का यानी परिणामी की डायरेक्शन का फॉर्मूला। अब निकालते हैं विशेष स्थिति। वही थीटा बराबर क्या रखेंगे, इसमें हम थीटा बराबर रख लेते हैं 0 या 90 रख लेते हैं, थीटा बराबर 90 रख लेते हैं। तो निकालते हैं इसका मान। तो tan थीटा बराबर में क्या आ जाएगा आपका कैपिटल कोष्टक b sin थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे 90 अपॉन में a प्लस b cos 90। यहां तक क्लियर। अब देखो a प्लस b, मेरा मतलब tan थीटा बराबर में कैपिटल कोष्टक b sin थीटा की वैल्यू कितनी होती है, मेरा मतलब sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, sin 90 की वैल्यू होती है एक का गुणा b से होगा तो b आएगा, अपॉन में क्या है a प्लस b cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 को गुणा b से होगा तो क्या हो जाएगा 0 प्लस a करेंगे तो क्या आएगा a, तो ये हो जाएगा b अपॉन में a। फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आपका थीटा बराबर में tan इनवर्स b अपॉन में क्या आ जाएगा a। यहाँ तक क्लियर। ये होता है इसका फाइनल रिजल्ट थीटा बराबर 90 पर। यदि हम थीटा बराबर 180 पर रहेंगे तो कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। यदि हम थीटा बराबर 0 रखें तो कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो बट्टे में a आ जाएगा 0/a। इसका कोई भी सीक्वेंस नहीं है। मेरा मतलब थीटा बराबर में 90 डिग्री के एंगल पर हमने निकाल दिया है और यही फॉर्मूला यूज होता है, या आप इसे लिख सकते हैं tan थीटा बराबर में b अपॉन में a भी लिख सकते हैं और इनवर्स में भी पहुंचा सकते हैं। थीटा बराबर में tan इनवर्स कैपिटल कोष्टक b अपॉन में a। यहाँ तक क्लियर। अब मैं ज्ञात करूंगा यानी संयोजन त्रिभुज यानी ट्रायंगल लो। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें जल्दी से जल्दी। तो मैं बात करने वाला हूं सदिशों के संयोजन का क्या त्रिभुज नियम। तो हेडिंग डाल लो आप सदिशों के संयोजन का, सदिशों के संयोजन का त्रिभुज नियम, त्रिभुज नियम। ठीक है, ये रहेगी आपकी हेडिंग सदिशों के संयोजन का त्रिभुज नियम, फिर कराएंगे हम बहुभुज नियम, फिर कराएंगे हम समांतर नियम। ध्यान से देखते जाइए, इंपोर्टेंट है। क्लास में जो भी आप सीख रहे हैं तो यहीं पर सीखते जाएंगे। मेरा मतलब जो मैं आपके लिए करा रहा हूँ 25 से 30 मिनट में जो भी मैं आपके लिए दूंगा शेयर करूंगा तो आपकी
दिमाग घुटते फेफड़े में स्कैन करा कर दूंगा, ध्यान से देखते जाइए। मैं एक टॉपिक को एक बार ना समझाकर उसको 2-3 दिन बार रिवाइज करा रहा हूँ, यही की नहीं, ताकि आपको ओनली घर पर 20 मिनट निकाल के इसका रिवीजन टाइम दे सकें। ओनली 20 मिनट निकाल लेना, दिमाग में बैठ जाएगा टॉपिक परमानेंट। ठीक है। सदिशों के संयोजन का त्रिभुज नियम, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर ऑफ ट्रायंगल एडिशन, यानी सदिशों के संयोजन का नियम या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इंग्लिश में कहते हैं। इंग्लिश में नाम भी लिख लो इसका, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, यहां तक क्लियर? ये हो गया इसका इंग्लिश नेम, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एडिशन का मतलब होता है संयोजन, जोड़ना। अब देखो संयोजन करते हैं हम ट्रायंगल लॉ का, ध्यान से देखते जाइए। पहले में एक बार इसको भी हम रफ करते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है। तो अब देखो यहां से आगे समझा रहा हूं मैं सदिशों के संयोजन का त्रिभुज नियम, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? तो ये क्या कहता है, माना कोई ए वेक्टर है, ये क्या है? ए वेक्टर है, और ये क्या है आपका? बी वेक्टर है। क्या है? बी वेक्टर। यदि मैं ए वेक्टर की डायरेक्शन को और इंप्रूव करूं और आगे तक बढ़ाऊं तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं 90 डिग्री के एंगल पर बताऊंगा। ध्यान से देखते जाइए। मैं यहाँ पर एक थीटा कोण निकालूंगा, वो भी देखते जाइए। यदि मैं इसको आगे और बढ़ाऊं तो कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ये क्या हो गया आपका? थीटा एंगल। क्या हो गया? थीटा एंगल। यदि आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ाना चाहें तो मत बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या लिया? मतलब मैंने दो वेक्टर काम में लिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर काम में ले लिए मैंने परमानेंट। अब इसकी थ्योरी क्या कहती है? यदि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं, ये हो गई क्रमागत भुजाएं ए वेक्टर और बी वेक्टर। यदि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं, मेरा मतलब मैंने कोई त्रिभुज ले लिया, उसकी दो क्रमागत भुजाएं, तो दोनों सदिश के विपरीत उनका योग उनके परिणाम के क्या होगा? इक्वल होगा, यानी बराबर होगा। देखते जाइए, ये इनका मैग्नीट्यूड निकलेगा यहां से आर वेक्टर। मैंने आपके लिए समझाया था, ये आपका कोई ए वेक्टर है और ये आपका क्या है? बी वेक्टर। दोनों का परिणामी क्या है? आर वेक्टर। दोनों का परिणामी क्या है? आर वेक्टर। किसके इक्वल है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। जब मैंने दो सदिशों के परिणामी ज्ञात करना सिखाया था, तो इसमें मैंने ये ट्रायंगल काम में लिया था। ये ट्रायंगल अब सदिशों के संयोजन के नियम में काम ले रहा हूं। थोड़ा इसमें इंप्रूव कर रहा हूं, मैं इसमें सुधार कर रहा हूं। इसकी डेफिनेशन को बताऊंगा, ध्यान से देखते जाइए। मैंने डेफिनेशन क्या बोली थी? मैंने डेफिनेशन बोली थी, यदि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं, तो मैं उसकी डेफिनेशन को लिखता हूं एक बार। यहां पर इसकी डेफिनेशन को लिख रहा हूं ताकि बेहतर से बेहतर ट्रायंगल लॉ आपको समझ में आ पाए। देखो, माना किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं दो सदिशों के परिणामी के, या यूं लिख लो, दो सदिशों के विपरीत दिशा में उनके परिणामी के तो अब देखो यहां से आगे क्या होता है। मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था, यदि कोई परेशानी आई हो तो इसे इग्नोर कर देना। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक को मैंने समझाया था, माना किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं दो सदिशों के विपरीत डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में उनके मैग्नीट्यूड के योग के इक्वल होती हैं। दोबारा से, मैंने मान लिया कोई त्रिभुज की दो क्रमागत भुजा मान ली। अब त्रिभुज की जो आपकी क्रमागत भुजाएं, ये थोड़ा अटपटा नियम है क्रमागत, तो ये होती हैं आपकी
मैंने इसको नाम दे दिया O, मैंने इसको नाम दे दिया A, मैंने इसको नाम दे दिया B। जो आपकी O से लेके A तक है ये है आपका A वेक्टर यानी त्रिभुज की एक क्रमागत भुजा, और O से लेके जो आपकी A से लेके B तक B वेक्टर है ये हो गई एक और क्रमागत भुजा। तो क्या हो गई, माना किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं दो सदिशों के अपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा में, उनके परिणामी के योग के क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। उनके परिणामी के या मैग्नीट्यूड के योग के क्या होती हैं, बराबर, योग के बराबर प्राप्त होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज नियम कहते हैं, जिसे त्रिभुज नियम कहते हैं, त्रिभुज नियम कहते हैं। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने त्रिभुज नियम एकदम बेसिक लेवल से फिनिश करा दिया है। ये होता है आपका वेक्टर एडिशन यानी सदिश का संयोजन, किसमें, ट्रायंगल लॉ में। यहां तक क्लियर। अब मैं दोबारा से आपको एक बार इसका रिवीजन कराता हूं कि त्रिभुज नियम क्या होता है सदिश में। ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं आपके लिए बताता हूं कि मैंने दो वेक्टर काम में लिए थे, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। माना किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं दोनों सदिशों के विपरीत दिशा में, उनके परिणामी आर के योग के क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब योग कह रहा है, योग का मतलब होता है जोड़ना, तो आप जोड़ सकते हैं आर वेक्टर बराबर में ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। ये होता है ट्रायंगल लॉ का संयोजन। यहां तक क्लियर। अब मैं दोबारा से इसको नहीं समझाऊंगा क्योंकि आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं बताऊंगा आपके लिए क्या, बहुभुज नियम, दो सदिशों के या सदिशों के संयोजन का बहुभुज नियम। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से जल्दी। तो देखो मैं समझाऊंगा आपके लिए, थोड़ा इसमें मेकअप करते हैं, बहुभुज नियम लिख लेते हैं त्रिभुज नियम की जगह। क्या लिख लेते हैं, बहुभुज नियम। ध्यान से देखते जाइए बहुभुज नियम क्या होता है। एक बार इसको पूरे को रफ करते हैं। मैंने इसको पूरा रफ कर दिया। अब क्या पढ़ेंगे हम, बहुभुज नियम। आप लिख लेना सदिशों के संयोजन का बहुभुज नियम। ध्यान से देखते जाइए। बहुभुज में क्या होता है, बहुभुज में सभी वेक्टरों को जोड़ा जाता है, ओनली जोड़ा जाता है और कुछ भी नहीं किया जाता है। ध्यान से देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं बहुभुज नियम। देखो मैंने मान लिया ये आपका क्या हो गया, ए वेक्टर, ये मैंने मान लिया क्या इसका बी वेक्टर, ये मैंने मान लिया इसका सी वेक्टर, ये मैंने मान लिया इसका क्या डी वेक्टर, क्या मान लिया मैंने इसका ये डी वेक्टर। यहां तक क्लियर, डी वेक्टर। और ये आपका क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड आर। हमें क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, ये पनौती ज्ञात करना है। ये आपका हो गया ओ पी क्यू आर और एस, ठीक है। ये हो गए उनके मूल बिंदु ओ पी क्यू आर एस। ओ से लेके पी तक ए वेक्टर है, पी से लेके क्यू तक बी वेक्टर है, क्यू से लेके आर तक सी वेक्टर है, आर से लेके एस तक डी वेक्टर है। और हमें एस और ओ ज्ञात करना है, उनका मैग्नीट्यूड निकालना है, फाउंड आउट करना है। ध्यान से देखते जाइए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब बहुभुज नियम क्या कहता है, बहुभुज नियम ये कहता है कि जितने भी आपके बहुभुज नियम जो स्ट्रक्चर में आपके वेक्टर दे रखे हैं तो उनका योग ही बहुभुज नियम कहलाता है। अब योग कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। हम उनका मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो यदि मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ूं तो डायरेक्ट में यहां से लेके यहां तक इसको मिला दूं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया उनका परिणामी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। उसके बाद मैं निकालूंगा इसमें सी वेक्टर भी काउंट करूंगा। तो काउंट यहां से लेके यहां तक हम निकालेंगे सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये भी इसमें काउंट हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर। यहां तक क्लियर। अब आपको कंप्लीट हो गया होगा ओ पी क्यू आर एस, यहां तक क्लियर। यदि मैं इसमें एक और ओरिजिन मूल बिंदु लूं, टी लूं, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ध्यान से देखो, यदि मैं इसको ऐसे ना लिखकर दोबारा इसका मेकअप करूं
तो ध्यान से देखो, इस प्रकार से इसको दोबारा से बनाता हूं मैं आपके लिए। ये हो गया इसका क्या, बहुभुज नियम का सेकंड डायग्राम। ध्यान से देखो, ये हो गया आपका O, ये हो गया आपका P, Q, R, S, T, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर और ई वेक्टर। यहां तक क्लियर? यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये हो गया यहां से लेके यहां तक ए वेक्टर, बी वेक्टर की डायरेक्शन, सी वेक्टर की डायरेक्शन, डी वेक्टर की डायरेक्शन और ई वेक्टर की डायरेक्शन। अब यहां से देखो, यदि मैं इसको ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये हो गया ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। यदि मैं सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूं तो ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर। यदि मैं इसका डी का मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये भी इसमें काउंट हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं निकालता हूं एक एक से त्रिभुज की हेल्प से बहुभुज नियम कैसे ज्ञात करें। त्रिभुज की हेल्प से एक एक त्रिभुज को मैं लूंगा यहाँ पर, जैसे ओ क्यू पी में या पी ओ क्यू में। ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में। अब हम क्या निकालेंगे, इसमें कर्ण निकालेंगे। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर में आधार का होल स्क्वायर प्लस में लंब का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर? कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। और आधार को क्या कहते हैं, बेस। ठीक है, ये आपने ट्रिक पढ़ी होगी। आपने पढ़ी है, एक मिनट, ये आपने ट्रिक पढ़ी होगी शायद, लाल बट्टे का। एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, एच का मतलब, एल का मतलब क्या होता है लंब, के का मतलब होता है कर्ण। ये पक्ष होता है साइन का, ये पक्ष होता है कॉस का, ये पक्ष होता है किसका, टेन का। यहां तक क्लियर? अब देखो मैं एक एक से फॉर्मूला लगाते जाऊंगा, ध्यान से देखो। और आपने ये भी एक फॉर्मूला पढ़ा होगा याद करने का, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये भी आपने पढ़ा होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, एच से हाइपोटेनियस। ठीक है, या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा, ये भी आप याद कर सकते हैं। तो ये तो फेल हो गई लाल बट्टे का। अब नई ट्रिक आई है इंग्लिश में, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये भी आप याद कर सकते हैं ट्रिक को। ठीक है, अब देखो त्रिभुज ओपीक्यू में हम ज्ञात करते हैं क्या, बहुभुज नियम से। देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कर्ण का होल स्क्वायर प्लस में, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर में आधार का होल स्क्वायर प्लस में लंब का होल स्क्वायर। अब देखो कर्ण क्या दे रखा है, कर्ण आपका दे रखा है क्या, a प्लस बी प्लस क्यू। यहां तक क्लियर? a प्लस बी वेक्टर, ये दे रखा है आपका कर्ण। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो देखो कर्ण कितना दे रखा है आपका, कर्ण हमें निकालना है o और q। ये हम इसकी भी हेल्प से निकाल सकते हैं, o और q हमें निकालना है। ध्यान से देखो कर्ण कितना दे रखा है, o q हमें निकालना है। इसको भूल जाइए, इसको भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इनको भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओ क्यू बराबर में आधार कितना दे रखा है, ओपी की वैल्यू कितनी है, ए वेक्टर। क्या दे रखी है, ए वेक्टर। उसके बाद लंब कितना दे रखा है, लंब देखो बी वेक्टर, कितना दे रखा है, बी वेक्टर। ठीक है, उसका होल स्क्वायर क्या है, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। ये होता है ओ क्यू की वैल्यू। ठीक है, यदि हम डायरेक्ट इन पर स्क्वायर लगाएंगे तो ये इससे ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये ओ क्यू वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। यहां तक क्लियर? ये आ गई उसके बेस की वैल्यू, मेरा मतलब इसकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई ओ क्यू बराबर में ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। ऐसे ही हम
इस त्रिभुज में लगाएंगे ओ आर क्यू में, ओ आर क्यू में। ध्यान से देखो, अब मैं लेता हूं ट्रायंगल ओ आर क्यू। क्या लेता हूं? ट्रायंगल ओ आर क्यू। तो त्रिभुज ओ आर क्यू में, ओ आर क्यू में वही कर्ण का फॉर्मूला लगेगा। तो कर्ण का फॉर्मूला लगाते हैं, ध्यान से देखो। ओ आर क्यू, ठीक है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर में आधार का होल स्क्वायर प्लस में लंब का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर? तो अब देखो हमें क्या निकालना है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर में आधार का होल स्क्वायर प्लस में क्या होता है, लंब का होल स्क्वायर। अब ओ क्यू वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई है, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। तो आप यहां पर लिख लो या मत लिखो, ये यूज होने वाली है। आपका त्रिभुज कितना है, ओ आर क्यू। ओ आर क्यू कर्ण कितना दे रखा है, ओ आर क्यू का कर्ण कितना दे रखा है, ओ आर। तो ये हो जाएगा ओ आर का होल स्क्वायर या ओ आर वेक्टर, डायरेक्ट खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आधार कितना दे रखा है, आधार को देखिए ओ क्यू, ओ क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। उसके बाद लंब कितना दे रखा है, सी वेक्टर। ये किसकी वैल्यू आ गई, ओ आर वेक्टर की वैल्यू, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर। ऐसे ही हम तीसरे त्रिभुज को लेते हैं ओ एस आर। क्या लेते हैं, ओ एस आर। ये भी आपको निकालना है, तभी आपका मैग्नीट्यूड निकल पाएगा। तो देखो तीसरा त्रिभुज लेते हैं हम। नेक्स्ट त्रिभुज है आपका ओ एस आर। त्रिभुज क्या है, ओ आर एस में, ठीक है। अब देखो ओ आर एस में आपका कर्ण क्या है, ये है आपका कर्ण ओ एस वेक्टर। ओ एस वेक्टर डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ओ एस वेक्टर। उसके बाद आधार क्या लेंगे हम, आधार लेंगे ओ आर। ओ आर की वैल्यू कितनी है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। उसके बाद क्या लेंगे हम, उसका लंब आर एस। आर एस क्या है, डी वेक्टर। क्या है, डी वेक्टर। ये आ गया ओ आर एस की वैल्यू। त्रिभुज ओ आर एस की वैल्यू ओ एस वेक्टर इक्वल में ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर। अब लास्ट त्रिभुज आएगा आपका ये ओ टी एस। ओ टी एस ये निकल आएगा इसका मैग्नीट्यूड, यानी परिमाण निकल आएगा यहां से आर वेक्टर की वैल्यू। अब देखो, अब लास्ट त्रिभुज है आपका, नेक्स्ट त्रिभुज आपका क्या रहेगा, त्रिभुज ओ एस टी में। त्रिभुज ओ एस टी में, ओ एस टी में निकालेंगे हम। अब देखो इसका कर्ण क्या है, ओ एस टी का कर्ण क्या है, कर्ण आपका क्या है, ओ टी। ओ टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर वेक्टर, ठीक है। उसके बाद आधार क्या है आपका, ओ एस। ओ एस वेक्टर है, ओ एस की वैल्यू कितनी है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। उसके बाद क्या दे रखी है, डी वेक्टर। उसके बाद क्या दे रखी है, टी एस की वैल्यू क्या है, ई वेक्टर। टी एस यानी लंब की वैल्यू कितनी है, ई वेक्टर। ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट। आर का मैग्नीट्यूड आप ऐसे भी निकालना चाहें तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, और आप डायरेक्ट ऐसे भी निकालना चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो मैंने ऐसे प्रूफ दे दिया है आपके लिए, ऐसे भी आप त्रिभुज की हेल्प से निकाल सकते हैं। आर वेक्टर बराबर में ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और डी वेक्टर और ई वेक्टर। यहां तक क्लियर? ये होता है आपका बहुभुज का नियम कंप्लीट सॉल्यूशन इसका होता है। एक बार इसका जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से जल्दी। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यदि आप इसकी डेफिनेशन चाहते हैं तो ये इसकी डेफिनेशन है। वैसे डेफिनेशन कोई यूज में नहीं होती है, यूज में होता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डेफिनेशन जाए बाद में। अब हम बात हैं तीसरे न्यूमेरिकल पर। तीसरे न्यूमेरिकल को करते हैं हम सदिशों के संयोजन का समांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम क्लियर करते हैं, फिर आपका हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे अगली क्लास के साथ। अब आपका आता है समांतर चतुर्भुज का नियम। ध्यान से देखते जाइए, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। किसका? समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज, ध्यान से देखो, सदिशों के संयोजन का समांतर चतुर्भुज नियम क्या कहता है। समांतर चतुर्भुज नियम तो बहुत ही इजी है, आपने पढ़ाई होगा। इसमें चार भुजा होती हैं, जैसे ये आपका क्या है, ए वेक्टर, ये आपका क्या है, बी वेक्टर। यदि ये ए वेक्टर है तो उसके डायरेक्ट लंबवत ये आपकी डायरेक्ट मतलब ये आपका वेक्टर ए वेक्टर ही होगा। यदि ये इसके
ये क्या है बी वेक्टर, इसके अपोजिट ही क्या रहेगा, ये बी वेक्टर ही रहेगा। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये क्या रहेगा, इसका ए वेक्टर ही रहेगा। ये इसका क्या रहेगा, उसके अपोजिट में बी वेक्टर ही रहेगा। और ये क्या रहेगा, इसके अपोजिट में ए वेक्टर। ये आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। ठीक है, और दोनों के बीच में यदि हम लाइन ड्रॉ करें तो वो होता है आपका विकर्ण। क्या होता है, विकर्ण। ये होता है इसका विकर्ण। ठीक है, ये क्या कहलाता है, विकर्ण। या आप इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो आर भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर। ये इसकी क्या है, आसन भुजाएं। क्या है, आसन भुजाएं। ये इसका क्या है, विकर्ण। मैं आपके लिए बता देता हूं, यदि ये आपका ए वेक्टर है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये भी दिशा क्या रहेगी, ए वेक्टर की रहेगी। यदि आपका ये बी वेक्टर है तो ये भी क्या रहेगा, बी वेक्टर। तो आप इसे नाम दें ओ, इसे नाम दें पी, इसे नाम दें क्यू, इसे नाम दें आप आर। ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर। तो आप कह सकते हैं कि ओ आर बराबर में क्या है, पी क्यू। ओ आर की वैल्यू कितनी है, बी वेक्टर बराबर में क्या है, बी वेक्टर है। जो समान है, क्या है, समान है, समान सदिश हैं, समान सदिश हैं ये दोनों। ठीक है, बी वेक्टर इक्वल में क्या है, बी वेक्टर। उसके बाद आप बात करें ओ पी और आर क्यू की। किसकी बात करें, ओ पी और आर क्यू की। तो ओ पी बराबर में क्या है, आर क्यू। ओ पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ए वेक्टर, बराबर में आर क्यू की वैल्यू कितनी है, ए वेक्टर। ये भी क्या है, समान है, समान वेक्टर है। ये होता है आपका समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समान यानी समान दिशा होनी चाहिए चारों। ओ पी की वैल्यू आर क्यू के इक्वल है और पी क्यू की वैल्यू आर ओ के इक्वल है। ये होता है कंप्लीट आपका आज का एजेंडा, जो मैंने आपके लिए 3 टॉपिक कंप्लीट कराए हैं। समांतर चतुर्भुज नियम, उसके बाद ट्रायंगल लॉ, उसके बाद बहुभुज नियम और विशेष स्थिति, सदिशों के सदिश का परिणामियों की जो विशेष स्थिति बताई है मैंने आपके लिए, वो भी कंप्लीट करा दी है। आपका ये टॉपिक कैसा रहा वो कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो आपकी बहुत ही खतरनाक रहेगी। सदिश का हम गुणनफल सीखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। यदि जिस बंदे ने क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट सीख लिया वो वेक्टर चैप्टर का किंग होगा। ये तो शुरू ही हुआ है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो 2 सदिशों के परिणामी का फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे एडिशन वेक्टर यानी संयोजन कैसे करते हैं वेक्टरों का, और डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। जिसी बंदे ने आपने सोचा होगा कि मेरे को तो पूरा कवर करना है टॉपिक, तो वो पूरा भी कवर कर सकता है। तो मैं आपके लिए पूरा कवर कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। एक एक टॉपिक को नहीं छोड़ूंगा, एक एक टॉपिक को कंप्लीट कराते जाऊंगा। पढ़ने की बारी आपकी और कराने की बारी मेरी। ठीक है, जैसे को तैसा। तो मैं बताता हूँ आपके लिए नेक्स्ट क्लास में कौन से टॉपिक लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।